student, welcome you all to the SSC class. In the previous class, we have started Civics chapter 3rd, that is the working of the state government. In that class, we have read there are three levels of the three types की गवर्नमेंट है इंडिया में, लोकल, स्टेट और सेंट्रल लेवल की. क्लास 6 में हमने लोकल लेवल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी किया था. अब क्लास 7 में आप स्टेट गवर्नमेंट पढ़ोगे और क्लास 8 में आप सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट. फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट का. 3 पार्ट्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. पहले हमने लेजिस्लेचर डिस्कस किया था. लेजिस्लेचर डेमोक्रेसी का, इन डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज बनाता है. ठीक है, लॉज कौन बनाता है, कौन सा ऑर्गन बनाता है गवर्नमेंट का, डेट इज लेजिस्लेचर. फिर हमने देखा था लेजिस्लेचर इन स्टेट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस. इनमें 2 हाउसेज हैं मेनली. कौन से हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद. ठीक है, विधानसभा को अदर नेम क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, इट इज़ लोअर हाउस है स्टेट गवर्नमेंट का. ठीक है, इनके मेंबर्स को क्या कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए. ये कौन चूज़ करता है, पीपल डायरेक्टली चूज़ करते हैं वोटिंग के थ्रू. ठीक है, एंड दे रिप्रेजेंट द स्मॉल पोलिटिकल यूनिट्स दैट आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. इन्हें इलेक्ट किया जाता है फॉर, ठीक है, 5 ईयर के पीरियड. जब इलेक्शंस होते हैं, जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वोट से जीतती है, दैट पार्टीज आर इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है, मेजॉरिटी वोट्स मीन्स मोर देन हाफ नंबर ऑफ वोट्स. ठीक है, सपोज 500 वोट्स हैं. ठीक है, जिसमें से 250 से ज़्यादा जो वोट्स जीतेगी, दैट पार्टी इज़ इनवाइटेड टू फॉर्म दी दैट पार्टी इज़ इनवाइटेड टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट. ठीक है, फिर आ गया विधान परिषद. विधान परिषद और इसे अदर नेम क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल. इट इज़ द अपर हाउस. ठीक है, इट्स मेंबर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय, इसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. इनडायरेक्टली मेंबर्स कौन से मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, इनके मेंबर्स ऑफ द विधानसभा, ग्रेजुएट्स, टीचर्स. ठीक है, हाई स्कूल टीचर्स. ठीक है, ग्रेजुएट्स कुछ इलेक्ट करते हैं, कुछ मेंबर्स को गवर्नर डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं. और जो मेंबर ऑफ द विधानसभा होते हैं, विधान परिषद, सॉरी यहाँ विधानसभा लिखा हुआ है, दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर. ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, 6 ईयर्स के लिए. वहाँ पे कितने थे, विधानसभा में 5 ईयर, विधान परिषद में 6 ईयर्स. ठीक है, यहाँ पे 2018 के अकॉर्डिंग कुछ स्टेट्स में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, नहीं तो ज़्यादा स्टेट्स में विधानसभा ही होती है. ठीक है, और 2018 के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 29 स्टेट्स में से 7 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें दोनों विधानसभा और विधान परिषद है. लेकिन जो अब 2020 का न्यू डाटा आया, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. जिसमें से क्या कहते हैं, 28 स्टेट्स में से 6 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें दोनों विधानसभा और विधान परिषद है. उनके नेम्स मैंने आपको नोट करवाए थे. ठीक है, कौन से थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश. ये 6 स्टेट्स थी. जिसमें सिंगल हाउस होता है उस स्टेट को क्या कहते हैं, यूनिकैमरल. जिनमें दोनों हाउसेज होते हैं, दैट आर कॉल्ड बाईकैमरल. ठीक है, फिर हमने देखा था एग्जीक्यूटिव नेक्स्ट और क्या कहते हैं पार्ट था. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का. ये क्या करता है, इन्फोर्स करता है, जो लॉज हमने बनाए हैं. ठीक है, उसे इन्फोर्स, ओबे करवाता है. ठीक है, लोगों को बोलता है इस लॉज को आपने ओबे करना है. इसमें कौन कौन आते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं. ठीक है, ही इज़ नॉमिनल. उनके हाथ में सिर्फ पावर होती है, साइनिंग अथॉरिटी होते हैं. जो भी लॉज बनाते हैं लेजिस्लेचर, उसे पास कौन करता है, गवर्नर. अगर उनके सिग्नेचर नहीं होंगे तो गवर्नर के सिग्नेचर के बिना वो लॉज एक्ट नहीं बनते. ठीक है, और गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, और ही गवर्नर कितनी देर के लिए अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, ओनली फॉर 5 ईयर्स. ठीक है, हाँ जी. जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट्स जीतती है इलेक्शन में, देयर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज़्यादा वोट देते हैं, देयर ठीक है, उस पार्टी के हेड को क्या अपॉइंट किया जाता है, एज ए चीफ मिनिस्टर. ठीक है, द चीफ मिनिस्टर इज़ द एक्चुअल हेड. ठीक है, चीफ मिनिस्टर होते हैं जो एक्चुअल हेड होते हैं स्टेट के. हाँ जी, थर्ड हमने देखा था जुडिशरी क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, लॉज का मीनिंग एक्सप्लेन करता है. हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी जो स्टेट में होती है, दैट इज़ हाई कोर्ट. ठीक है, विच इज़ हेडेड बाय, जिसको कौन हेड करता है, चीफ जस्टिस. ठीक है, हमारी जैसे पंजाब की हाई कोर्ट कहाँ पे है,
चंडीगढ़ में, ठीक है। हरियाणा पंजाब की कॉमन हाई कोर्ट है, डैट इज़ लोकेटेड इन चंडीगढ़। हाँ जी, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमें मतलब मौलिक अधिकार मिले हुए उनको प्रोटेक्ट करता है, डिस्प्यूट्स को सेटल करता है अगर कोई मतभेद आ जाते हैं, और पनिशमेंट देता है जो कोई लॉ को ब्रेक करता है, ठीक है। हाई कोर्ट के अलावा भी कुछ स्टेट्स में और गवर्नमेंट भी होती हैं, जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में या क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट्स होती हैं, जैसे फाजिलका की, मुक्तसर की, फरीदकोट, फिरोजपुर की, ऐसी कोर्ट। प्रोविंशियल कोर्ट्स भी होती हैं, जैसे पर्टिकुलर सिटीज़ की होती हैं, ठीक है, अबोर की, मलोट की, ऐसी, ठीक है। न्याय पंचायत जो रूरल एरियाज़ में, ठीक है, पंचायत होती हैं, जिसे कौन हेड करता है, सरपंच। ये ऐसी जुडिशल बॉडीज़ हैं। हाँ जी, फिर हमने वर्किंग पढ़ी थी स्टेट गवर्नमेंट की। ये तीनों ऑर्गन जब बॉडीज़ हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे पर चेक रखती हैं भी कोई दूसरा मिसयूज़ नहीं कर रहा हो पावर, ठीक है। आफ्टर दी जब इलेक्शंस हो जाते हैं असेंबली के, तो गवर्नर उस पार्टी को इनवाइट करता है जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट गेन किए होते हैं, ठीक है, उसे अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाता है। और जो उनका लीडर होता है, ही इज़ इन्वाइटेड टू फॉर्म, ही इज़ इन मतलब अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर, उसे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दी जाती है, ठीक है। फिर चीफ मिनिस्टर क्या करता है, फ्यू पीपल को सिलेक्ट करता है टू एक्ट एज ए मिनिस्टर्स, उन्हें मिनिस्टर्स की पोस्ट देते हैं, ठीक है। उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियोज या डिपार्टमेंट। किसी को एग्रीकल्चर का, ठीक है, हेल्थ का, फाइनेंस का, एजुकेशन का, पब्लिक वर्क्स का। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, डे टू डे गवर्नमेंट की वर्किंग पे चेक रखते हैं भी ठीक चल रहा है फंक्शन या नहीं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे गवर्नर को गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आंसर किसको आंसरेबल, अगर कुछ भी करेंगे वो किसको आंसर देते हैं, लेजिस्लेचर को, ठीक है। जो भी अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, उनको किसको आंसर देना पड़ेगा, लेजिस्लेचर। फिर हमने फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर डिस्कस किए थे। जो चीफ मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये हम हेड है, ठीक है। जो भी स्टेट्स के लिए वो डिसीजन लेंगे, दे आर कंसिडर्ड एज फाइनल। और चीफ मिनिस्टर स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी हेड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने मिनिस्टर्स को देते हैं। अगर वो अपने काम ठीक नहीं कर रहे तो उनको रिज़ाइन करने के भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रोग्राम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर उन्हें मॉनिटर करते हैं, उनकी पूरी देख रेख करते हैं, ठीक है। अगर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को साथ में रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड था चीफ मिनिस्टर एक्ट एज एडवाइज़र, गवर्नर को भी एडवाइज़र, कोई गवर्नर को इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में भी एडवाइस करते हैं, ठीक है। अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिए होते हैं वो भी किसको कन्वे करते हैं, गवर्नर। ही एक्ट एज ए मिडल मैन, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट सी, यहाँ पे देखो इन फोकस में देखो, इन दिस 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डिफाइंस द एलोकेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स एंड द फंक्शंस बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट की गई है पावर्स में, किसकी पावर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। किस 3 लिस्टों में इनकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इट कंटेन्स 3 lists, namely the union list, state list and the concurrent list. First, a union list. The union government executive powers to make legislate on the matter relating to the items on, ठीक है, in this. यहाँ पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है इन क्या कहते हैं, इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, जो भी रूल, जो भी लॉज बनते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है। इसमें टोटल अराउंड 100 आइटम्स हैं जिस पे क्या कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, नेशनल डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हैं, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी, ये सभी पे कौन सी गवर्नमेंट लॉज बनाती हैं, यूनियन गवर्नमेंट। देन स्टेट लिस्ट, ठीक है, इस लिस्ट में कौन सी गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन दिस, ठीक है। जो भी आइटम्स होती हैं इस लिस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट का राइट है इस पर लॉज बनाने का। और यहाँ पे कितनी आइटम्स हैं, 59 आइटम्स हैं, ठीक है, जिसमें से कौन सी हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, फिशरीज हैं ऑफ द स्टेट, ये एट्सेट्रा काफ़ी आइटम्स हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। कंकरेंट लिस्ट,
It includes the topics on which the laws can be made by both the union and state government. ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें दोनों ही गवर्नमेंट मिल के भी लॉज बना सकते हैं, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सब्जेक्ट्स कौन से आ जाते हैं? एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, मिल के दोनों ही बना सकते हैं लॉज। हाँ जी, नाउ सी द मेकिंग ऑफ लॉज। लॉ किस तरह बनाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉज ऑन इश्यूज दैट आर ऑन द स्टेट लिस्ट। लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली तो हमने पहले पढ़ा कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाती हैं जो स्टेट लिस्ट में उन्हें दिया होता है, ठीक है। जो स्टेट लिस्ट में मेंशन किए हुए हैं उन्हीं लॉज पे अपने लॉज बना सकते हैं। टू मेक लॉज असेंबली को फॉलो कुछ सर्टन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये प्रोसीजर देखते हैं क्या है। ए मिनिस्टर और द एमएलए, फर्स्ट स्टेप देखो, ए मिनिस्टर और द एमएलए इंट्रोड्यूस द बिल। बिल क्या होता है? एक ड्राफ्ट ऑफ द लॉ, एक फाइल होती है, ठीक है, जिसमें सारा उन्होंने अपना दिया होता है, प्लानिंग्स की होती हैं, क्या कुछ करना उन्होंने, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इनके रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। इन ईदर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कर सकता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कर सकता है, ठीक है। वेयर इट गोज़ अंडर 3 रीडिंग्स। उसके बाद अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में करेगा तो भी 3 रीडिंग्स में जाएगा, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में करेगा तो भी 3 रीडिंग्स में। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? इन द फर्स्ट रीडिंग द एमएलए और द मिनिस्टर एक्सप्लेन बाय द बिल हैज़ बीन इनिशिएटेड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बिल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और इसके क्या ऑब्जेक्टिव, क्या सिटते हैं इसके, ठीक है, उसे डिस्कस करते हैं। और सेकेंड रीडिंग में क्या है? ए बिल इज़ डिस्कस क्लोज बाय क्लोज। इफ़ डिसएग्रीमेंट परसिस्ट द बिल इज़ रेफर टू द कमेटी वेयर इट नेसेसरी चेंजेस आर मेड। बिल को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। अगर कोई डिसएग्रीमेंट आ जाता है तो फिर एक कमेटी बिठाई जाती है जहाँ पे इस बिल में चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। इन द थर्ड रीडिंग बिल इज़ पुट टू वोट। बिल को पास करने के लिए वोटिंग करवाई जाती है, ठीक है। बिल को सिंपल मेजॉरिटी चाहिए बिल को पास करने के लिए, मीन्स 2/3 मेजॉरिटी। 100 सपोज कर लो 300 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो जिसमें से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मीन्स 200 मेंबर्स की मतलब भी वोट चाहिए उस बिल को पास करवाने के लिए, ठीक है। फोर्थ स्टेप है सेम प्रोसीजर इज़ फॉलोड इन द सेकंड हाउस फॉर इट्स अप्रूवल ऑफ द बिल। अगर फर्स्ट हाउस में से बिल निकल गया तो फिर सेकंड हाउस में आएगा, फिर ये इस तीनों रीडिंग से सेकंड हाउस में ही ऐसे ही बिल पास किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप है फाइनली बिल सेंड टू द गवर्नर। गवर्नर को भेजा जाता है उसके सिग्नेचर लेने के लिए, ठीक है। और बिल तभी एक्ट बनता है जब गवर्नर उस पर साइन कर देता है। गवर्नर कभी भी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन बैक हाउस ऑफ द जहाँ से बिल स्टार्ट हुआ था, जहाँ से बिल को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ पे बिल भेज सकता है अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर उसमें कोई सजेशंस देना चाहता है या कोई चेंज, लेकिन ही कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, कभी भी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ जी, फैक्टर इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे रिसोर्सेज को, जो हमारे पास कंट्री की रिसोर्सेज एंड सर्विसेज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में? इंडिया इज़ रिच इन नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इंडिया में बहुत अच्छे नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी यूज मोस्ट इफेक्टिव इज़ वन ऑफ द मेजर जॉब्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्लानिंग करनी, किस तरह रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, यूज़ करना है, ये बहुत बड़ी ड्यूटी थी गवर्नमेंट की, ठीक है। टिल 2015 तक ये वर्क कौन करता था? प्लानिंग कमीशन करता था, ठीक है, थ्रू 5 ईयर्स प्लान। फिर उसके बाद 2015 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्टार्ट की थी, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग, ठीक है। और ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार आपको शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इनका मेन एम का होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। मतलब जो डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करना जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी सेटिस्फाई करे और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कोई बिना इफ़ेक्ट किए, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी अपनी नीड्स को साथ में फुलफ़िल कर सके। ये नहीं है भी
फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ही हम ध्यान में रखेंगे, प्रेजेंट की नीड्स को छोड़ देंगे। और ये भी नहीं है सिर्फ प्रेजेंट की करेंगे, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं, दोनों की नीड्स में बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। दैट डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एम्स टू डेवलप इट्स स्टेट विद दिस मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज दे हैव। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस जैसे यूज़ करती है अपनी रिसोर्सेज को भी एक प्रॉपर वे में यूज़ करना, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी अपने रिसोर्सेज को डेवलप करती है। ठीक है, इफ़ेक्टिव वे से उसे यूज़ करना चाहती है। ठीक है, ये भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और मेन इनमें से एक रिसोर्स है लैंड। लैंड एज ए रिसोर्स, लैंड सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है, कन्फ्लिक्ट है स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि लैंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती है। नाउ वी विल सी ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द resources at their disposal are used judiciously and all sections of the society get equal access to them। मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट का मतलब इंश्योर करवाती है भी जो भी रिसोर्सेज उनके पास हैं दे शुड बी जुडिशियसली, मतलब गुड जजमेंट के साथ यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, सभी सोसाइटी के जो पीपल हैं दे आर इक्वली असेस, मतलब सबको मिलने चाहिए। ये नहीं है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिल रहा है दूसरा सेक्शन को मिल ही नहीं रहा। उनका मेन यही होता है भी सभी सेक्शन की सोसाइटी को सबको मिल रहे हैं। ठीक है, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। हाँ जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स मैंने आपको पहले बताया लैंड। ठीक है, एज द लैंड इज़ लिमिटेड इन सप्लाई एंड देयर आर मैनी कॉम्पिटिटिव यूज़ फॉर इट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सोर्स कौन सा है? लैंड। लेकिन लैंड क्या कहते हैं, एक काफ़ी लिमिटेड सप्लाई में, बहुत ज़्यादा सप्लाई में नहीं है लैंड, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, द ओनरशिप ऑफ लैंड इज़ कांस्टेंट सोर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट। ये हमेशा एक मतभेद का प्रॉब्लम रहा है कि लैंड की ओनरशिप किसके पास रहेगी, स्टेट के पास या इंडिविजुअल पर्सन मतलब किसी इंडिविजुअल के पास रहेगी। The Constitution stipulates that the subject of land reform falls under the purview of the state government। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिफाइन किया है जो लैंड रिफॉर्म्स हैं। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं? जब हम लैंड को लैंड रिफॉर्म्स कह सकते हैं हम द डिवीजन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इनटू द लैंडलेस फार्मर्स। ठीक है, सो दैट जो एग्रीकल्चर लैंड की डिवीज़न करनी सो दैट लैंडलेस पीजेंट्स कुड ऑल्सो गेट लैंड। ठीक है, जो लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे वो किसका मेन मतलब फंक्शन होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, जो लैंड रिफॉर्म्स में चेंजेस लेके आएंगे। लेट अस लुक हाउ द स्टेट गवर्नमेंट मैनेजेस, किस तरह स्टेट गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स को मैनेज करती है। हाँ जी, द नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स की नीड क्यों थी, इसके पीछे भी रीज़न है। इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज इज़ हाईली अनइक्वल। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड रिसोर्सेज की हाईली इनइक्वल है, बराबर नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। ये कहाँ पे? रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी, स्पेशली इन रूरल एरियाज। लैक ऑफ एक्सेस टू फर्टाइल कल्टिवेट लैंड इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर रूरल पॉवर्टी। ठीक है, फर्टाइल अच्छी सॉइल, फर्टिलिटी, कल्टिवेट लैंड जहाँ पे क्रॉप्स की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ये सबसे बड़ी मेन रीज़न थी रूरल पॉवर्टी, गरीबी का। ठीक है, सिंस द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ मोर देन 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ एग्रीकल्चर, जो 80% इंडियन पॉपुलेशन थी। ठीक है, इंडिपेंडेंस तक या इंडिपेंडेंस के बाद भी मेन ऑक्यूपेशन क्या थी उनकी? एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड। लैंड रिफॉर्म्स प्रायोरिटाइज्ड आफ्टर द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। लैंड रिफॉर्म्स की मेन पॉलिसीज़ कब इंट्रोड्यूस की गई? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947। ठीक है, इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द रूरल इंडिया, ठीक है, रूरल इंडिया में रिच लैंड रोड्स ऑन द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड ऑन विच टेनेंट वर्कर्स वर्कड एंड पेड टैक्सेस और रेंट टू द लैंड रोड्स फॉर देयर यूज़। क्योंकि इंडिया में एक एग्रीकल्चर लैंड थी जिसमें लार्ज रूरल एरियाज़ में क्या था, जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती थी। ठीक है, अपनी लैंड के मतलब ऑनर्स होते थे और उनकी लैंड पे टेनेंट फार्मर, ठीक है, जो रेंट पे काम करते थे, टैक्सेस देते थे और उनकी ज़मीन की देख रेख करते थे। ठीक है, एंड किसको देते थे? लैंडलॉर्ड्स को, फॉर देयर यूज़। उस पर अपनी फसल बेचते थे, थोड़ा उसका हिस्सा अपने पास रखते थे, बाकी एज ए रेंट दे वर गिवन टू द लैंडलॉर्ड्स को देते थे।
द प्लाइट मीन्स कंडीशंस इतनी वीक थी इन फार्मर्स की, यूजली मिजरेबल, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ देयर टेन्योर, उनको ये भी नहीं कितने टाइम के लिए उनको उस लैंड पे रखा जाएगा। दे कुड बी इविक्टेड, कभी भी उनसे लैंड से उनसे ले ली जाएगी, उनसे मतलब भी बाहर निकाल जाए, ठीक है, एट एनी टाइम, कभी किसी टाइम पे भी। सो दे वर हेजिटेंट टू मेक इम्प्रूवमेंट इन देयर, मतलब वो लैंड पे कोई इम्प्रूवमेंट करने से भी हमेशा डरते थे, हेजिटेट करते थे, डरते थे। दिस लेड टू द फॉलिंग यील्ड, जिससे उनकी फसल पे कोई ज़्यादा यील्ड, अच्छी कोई फसल भी मतलब ये अच्छी कोई यील्ड भी नहीं होती थी, ठीक है। पुशिंग द टेनेंट फार्मर डीपर एंड डीपर इनटू द डेप्थ एंड पॉवर्टी। मेन जो इससे क्या होता था, जो टेनेंट फार्मर, जो रेंट पे वर्कर्स काम करते थे, फार्मर्स, देवर इनटू द डीपर एंड डीपर डेप्थ में, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे में डूबे रहते थे, और उनकी पॉवर्टी, यही उनका रीज़न था गरीबी का, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने हैव बिन ट्राइंग टू करेक्ट दिस गैप, इसमें उन्होंने गैप को करेक्ट करने के लिए पुअर और लैंडलेस पीजेंट्स और रिच फार्मर्स के बीच में ये गैप को करेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाए थे, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, जिनके पास लैंड बिल्कुल भी नहीं है या किसी फार्मर्स के पास बहुत थोड़ी अमाउंट की लैंड है, ठीक है। इन्फोर्सिंग दिस लॉज इंश्योरिंग दैट वायलेशन ऑफ द लॉज डज नॉट गो अनपनिशेबल, ऐसे लॉज की इन्फोर्समेंट की और भी करवाए लोगों से, अगर कोई लॉज को वायलेट करता है, नहीं मानता, ही शुड नॉट बी, क्या कहते हैं, ही शुड नॉट गो, ही डज नॉट गो अनपनिशेबल, इसे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी अगर इस क्लॉज को कोई वायलेट करेगा। तो यहाँ पे एक नो मोर में दिया हुआ है, आचार्य विनोबा भावे लॉन्च, उन्होंने एक बोधान गिफ्ट, ठीक है, बोधान की स्कीम लॉन्च की थी, गिफ्ट ऑफ लैंड मूवमेंट स्टार्ट की थी इन अर्ली 1950s, ठीक है। दिस मोमेंट इनकरेज किया था पीपल को वॉलंटरली, अपनी खुशी से अपनी थोड़ा पार्ट अपनी लैंड का किसको देना, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द लैंडलेस, जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, उन्हें अपनी मतलब मर्जी से अपने लैंड का थोड़ा पार्ट देना, ठीक है। वाइल द टूर टू द इंडिया स्प्रेड हिट्स आइडियल, जब आचार्य बोधान अपना क्या कहते हैं, आचार्य विनोबा अपना टूर लगा रहे थे इंडिया में, उन्होंने अपने आइडियल्स, अपनी सोच को स्प्रेड कर रहे थे। आचार्य भव्य ने देखा एक रामचंद्र रेड्डी थे, एक बहुत अच्छे रिच लैंडलॉर्ड थे, जिनके पास बहुत लैंड थी, उन्होंने 100 एकर्स की लैंड, ठीक है, दलित्स को, पुअर कास्ट के पीपल को अपने विलेज में दी थी। इससे क्या हुआ, सेल्फिशनेस, मतलब इससे पता लगा भी एक मतलब कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं, रिच फार्मर्स हैं, जो मतलब बिना अपने सेल्फिश मोटिव को साइड पर रख के अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसको, लैंडलेस फार्मर्स को। आचार्य भव्य assured that by appealing to the natural goodness of the humanity, इससे क्या होता है, ह्यूमैनिटी की क्या कहते हैं पावर जनरेट हुई है लोगों के अंदर, मच कुड बी अचीव्ड, इससे क्या हुआ, ह्यूमैनिटी जनरेट हुई है लोगों में। बाय द एंड ऑफ दिस टूर, ठीक है, जब उनका एंड हुआ इस टूर में, 1200 एकर्स 12,000 एकर्स ऑफ द लैंड वर डोनेटेड, ठीक है, 12,000 एकर्स की लैंडलेस या मार्जिनल फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। द सक्सेस ऑफ बोधान मूवमेंट इंस्पायर्ड द सिमिलर मूवमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, नोटेबली इन उड़ीसा एंड गुजरात। इससे क्या हुआ, न्यू मूवमेंट्स की भी स्टार्टिंग हुई, ऐसी सिमिलर मूवमेंट, किसकी सक्सेस है, बोधान मूवमेंट की, कहाँ पे, उड़ीसा एंड गुजरात में। सो ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, बाकी टॉपिक लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंप्लीट इन next class. I hope you all have understood this topic. If you have any doubt, you can ask me. Thanks and have a nice day.